बट द थिंग दैट डजंट लेट अस स्लीप, मतलब कि स्वप्न वो चीज़ नहीं जो हमें सोते समय दिखाई देता है, बल्कि वो चीज़ है जो हमें सोने नहीं देता, जैसे सर ने भी कहा था। तो जैसे ही मैं 11th क्लास में आया था तो मेरा यही सपना था कि यार मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS कंप्लीट करूं और MBBS के बाद अपना सुपर स्पेशलाइजेशन भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करूं और इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर बनूं और इंडिया का सर्विस करूं। लेकिन ये जो जर्नी है इतनी आसान नहीं होती, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेरे दोस्तों ने यहाँ बताया कि असलियत में ग्राउंड रियलिटी क्या है नीट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी का छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या था कि जब मैं 6th क्लास में था तो मैं मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जगह है जमुना कॉलोनी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पढ़ता था। फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त था। फिर मैं रायगढ़ आगे KV रायगढ़ पढ़ना चालू किया, वहाँ KV जमुना कॉलोनी पढ़ता था। तो वो दोस्त भी पढ़ा हुआ, मैं भी पढ़ा हुआ। 10th क्लास में हम लोग आए, उसने मैथ्स स्ट्रीम चूज़ करी, मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम चूज़ करी। उसने JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करी। वो अपने घर से कर रहा था, मैं अपने घर से कर रहा था। 2 साल जो मेरे नीट की प्रिपरेशन के थे 11th 12th, वो 2 साल मैंने किसी भी मूवीज़ को हाथ नहीं लगाया। मतलब लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी एवेंजर्स एंडगेम थी, जो 10th रिजल्ट के बाद निकली थी। 11th 12th मैंने पूरी तरीके से सेक्रीफाइस किया था कि मुझे नीट को तो फोड़ना है। तो फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ था 17 जुलाई को, और JEE का फेज़ 1 हो चुका था उससे पहले। तो मेरे दोस्त का पेपर हो चुका था, उसे मुझसे बात करनी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मैं अपने नीट का पेपर होने दो, उसकी बात ही करूँगा। शाम 5:20 में पेपर खत्म हुआ 17 जुलाई को। 5:21 में बाहर निकला, मेरे पापा खड़े थे। मैंने बोला पापा हो जाएगा, टेंशन मत लो। पापा खुश थे। मैं वापस आया, मम्मी का कॉल आया, मम्मी को ही बोला, मम्मी बोली बढ़िया है। मैं बोला कैसा पेपर, मम्मी ने पूछा कैसा पेपर गया, तो बोला मस्त है। मम्मी भी पूछती, दीदी भी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी सबको, मतलब लेकिन मैं अभी किसी को नहीं बताया था कि मेरा इतना ज़्यादा अच्छा पेपर गया है कि मैं एम्स दिल्ली में पढ़ पाऊँगा और मेरी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 डबल डिजिट रैंक है। ऐसा मैंने किसी को पहले नहीं बताया था। उस दिन शाम को 6:30 बजे उसका कॉल आया। वो कहता है, जहाँ सुनिएगा उसने क्या कहा, वो काफ़ी निराश था। कहता है कि भाई मैं तो अनसक्सेसफुल रहा अपने अटेम्प्ट में, तेरा कैसा गया तू बता। उसने ये वर्ड यूज़ किया, अनसक्सेसफुल। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था यार कि ये JEE का पेपर देके अपने आप को अनसक्सेसफुल कैसे मान सकता है। लेकिन उस समय वो काफ़ी निराश था। तो मुझे पता है कि किसी भी निराश व्यक्ति को ज्ञान से ज़्यादा सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो मैंने बोला यार चल कोई बात नहीं, रिफ्रेशमेंट ले, अपना फेस 2 में ट्राई करना, अभी ज़्यादा मत सोच इसके बारे में। और रही बात मेरी, तो मैं अगर उसको बता देता कि यार मेरा तो इतना अच्छा पेपर गया है कि मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने उसको नहीं बताया उस समय। तो ठीक, फिर 8 सितंबर को रिजल्ट आया, फिर से उसका कॉल आया। उसने बोला कि यार तू तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं तो सेकंड में भी अनसक्सेसफुल रहा। मैंने उस समय उसे रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन मैंने बाद में उसको रिप्लाई किया कि भाई आज नीट का रिजल्ट आया है, मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं सक्सेसफुल तो उसी दिन हो चुका था। मैं सक्सेसफुल तो वो हर दिन हो रहा था जब मैं रात भर बैठ के पढ़ाई करता था, अपनी मम्मी पापा की बात मानता था और किताबों के साथ गुफ्तगू किया करता था। ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट आने के बाद ही सक्सेस मिले। ज़रूरी नहीं कि मेरा नीट में आज इतना अच्छा रैंक आया, आज मुझे लोग पूछ रहे हैं तो मैं सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले भी मैं सक्सेसफुल था, क्योंकि मुझे पता है कि हार्डवर्क क्या होता है, मुझे पता है कि पढ़ना कैसे होता है, मुझे पता है कि लगन क्या होता है। एक बहुत ही महान पुरुष ने कहा है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो टैलेंटेड है लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल है। इसलिए टैलेंट का ईगो किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे पता है कि मेरा ब्रेन की कैपेसिटी तगड़ी है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लंबे समय तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि मैं हर एक एग्जाम में जो आने वाला सिलेबस है उसको ढंग से पढ़ सकता हूँ, और जो मैं पढ़ा, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पर एक्सेलेंस चीज़ की है, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरा एग्जाम में रिजल्ट अच्छा है उससे प्रूफ हो। वो इस बात से भी प्रूफ होता है कि मैंने जो मेहनत करी वो मैं अपने लाइफ में उसे अप्लाई कर पाऊँगा। जो फिजिक्स मैंने पढ़ा, क्या ज़रूरी है कि जो फिजिक्स मैंने पढ़ा वो एग्जाम में फिजिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो भी सॉल्व करूँ? क्या फिजिक्स पढ़ने से मेरा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ? क्या मैं लाइफ के अपने डिसीजंस लेना नहीं सीख पाया? क्या मैं अपनी माइंडल एबिलिटी को खोल नहीं पाया? क्या मेरा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ फिजिक्स की वजह से? क्या किताबी कीड़ा बन के रह गया?
नहीं ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो नीट का सिलेबस है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई करें, बल्कि इसलिए है कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाए, और उसे लाइफ में अप्लाई करने से ही आप सक्सेसफुल बनेंगे, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने से नहीं। हालांकि मेरा एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आए, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं है कि मेरे ऑल इंडिया रैंक 44 आए। मुझे इस बात की अप्रिशिएशन नहीं है कि कितने लोग मेरे तारीफ बजा रहे हैं। मुझे इस बात की अप्रिशिएशन है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने 2 साल की जर्नी में। मैंने वो चीज़ें सीखी जो किसी और बच्चे को 17 साल की उम्र में नहीं पता। मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो बाकी लोगों को इस छोटी उम्र में नहीं पता, और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अगली चीज़ खास बात है कि हाँ, ये चीज़ मुझे याद है कि लोग कहते हैं कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। किसने इसे सुना कि यार फेलियर ही पहली सीढ़ी होती है सक्सेस की? ये सभी ने सुन रखा है कि फेलियर से पहली सीढ़ी होती है। मेरा नीट में क्वालिफाई हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने ऑल इंडिया रैंक 44 लाई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या इसका मतलब ये है कि हर एक फेलियर को आपको चखना जरूरी है? एक बहुत ही महान पुरुष ने कहा है कि अगर आप हर एक फेलियर को खुद पे लागू करके देखेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत छोटी उम्र हो सकती है। आप सारे फेलियर को चख भी नहीं पाएंगे और आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए दूसरों के फेलियर से सीखिए, अपने फेलियर को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेलियर अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दूसरों के फेलियर से सीख गए तो आपको समय का फायदा होगा। और हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहाँ एक एक साल की जो कीमत है वो पैसे रुपयों में नहीं बताई जा सकती, वो अनमोल है। अब मैंने ओवरऑल बता दिया कि आपको जेईई या नीट के लिए नहीं, मतलब किसी भी स्ट्रीम के लिए, चाहे आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है। अब स्पेशली क्योंकि मैं नीट का टॉपर हूँ, मेरे नीट में अच्छी रैंक आई है, एमसीएल में पढ़ूंगा MBBS, तो मैं नीट के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। तो यहाँ जो भी बच्चे या जेईई या नीट के लिए स्पेशली आए हैं, ध्यान सुनें कि सबसे पहले आता है कि यार नीट में बच्चे कितने बैठते हैं। नीट में बच्चे इस साल बैठे थे 18 लाख। आई एम वेरी श्योर कि अगले साल बैठेंगे 20 से 22 लाख। और इंडिया में जो गवर्नमेंट सीट है MBBS की वो 50,000 है। अगर आप 50,000 को 18 लाख या अगले साल के 20 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1:40 का आता है। मतलब हर एक 40 बच्चे को अगर मैं चुनूँ तो उसमें से कोई एक ही बच्चा गवर्नमेंट MBBS में जाकर के पढ़ पाएगा, इज़न्ट इट? तो क्या हमें डर जाना चाहिए? और मेरा सपना तो अलग ही था, मैं तो एम्स दिल्ली के लिए टारगेट कर रहा था। एम्स दिल्ली में सीट होती है 125। अगर आप 125 को डिवाइड करेंगे 18 लाख से और आपको हल्की सी मैथमेटिक्स आती है तो पता चलेगा कि वो 0.0000 मतलब इट्स नेग्लिजिबल। मतलब 18 लाख में से किसी बच्चे को एम्स दिल्ली पहुंचना इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। लेकिन क्या मैंने सपना सोचना छोड़ दिया? क्या मैं ये सोच के था कि यार मेरा तो नहीं हो सकता? क्या मैं ये सोच के था यार मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरा नहीं होगा? क्या मैं ये सोच के बैठा? नहीं बैठा। तो आप सब क्यों बैठ रहे हैं? क्या आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको सपने सोचने की आवश्यकता नहीं है? कि आपके अंदर ऐसा कैलिबर नहीं है कि आप उसको डिलीवर कर पाए? और इंडिया लेवल पर आपके अंदर है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। अभी मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस बताए कि 18 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन आप सच्चाई की बात सुनिए। 18 लाख में से 15 लाख बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता, नीट करता है। मैं उनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम पूछूंगा, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम याद नहीं, तो अंदर की रिएक्शंस कहाँ से आएंगे? तो ये केवल डराने के लिए 18 लाख है। अगले साल 20 लाख होंगे। 20 लाख में से आई एम वेरी श्योर कि 17 लाख तो ऐसे ही हैं जिन्हें सिलेबस तक से नहीं पता। उनसे मैं फिजिक्स के फॉर्मूले पूछ लूँ तो नहीं पता, तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ऐसे नंबर तो वो कहाँ से करेंगे? तो आपको डरना नहीं है कि यार 18-20 लाख उसमें से 50,000 से रेशियो गंदा नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से एनालाइज करें। रेशियो तो अभी भी 3:1 का ही है। 3 में से 1 सेलेक्ट होता है, इट इज नॉट अ बैड रेशियो। लोग वर्ल्ड वाइड बोलते हैं कि यार इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के कारण इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। ऐसा नहीं है, अच्छे डॉक्टर इंडिया से ही निकलते हैं। और इसलिए नहीं कि 18 लाख बच्चे बैठते हैं, इसलिए क्योंकि 2 से 3 लाख ढंग से मेहनत करके बैठते हैं, ढंग से पढ़ाई करके बैठते हैं और उनके बीच में तो कट फ्रूट कंपटीशन वाले आप सबके आसपास ही होते हैं, बस वो किसी को बताते नहीं। जैसा मैंने बताया कि मैंने तो रिजल्ट के बाद भी किसी को नहीं बताया था कि मेरे इतने अच्छे रैंक आने वाली है।
मेरे मम्मी पापा को 2 दिन बाद ज़रूर बता दिया था कि हाँ मेरा